नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आलोचना के अर्थ पर विचार करेंगे। हिंदी आलोचना एक पत्र के रूप में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी के पुराने पाठ्यक्रम में 16वें पत्र के रूप में शामिल है। तो वहाँ के और विशेषकर अपने एमएलटी कॉलेज के विद्यार्थी मित्रों के लिए जो सेमेस्टर 4 में हैं, आज हम लोग इस माध्यम द्वारा आलोचना के अर्थ पर विचार करने जा रहे हैं। एक विधा के रूप में आलोचना अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। यद्यपि रचना और आलोचना के बीच एक द्वंद्व का संबंध प्रारंभ से ही देखा जाता है। कई बार रचनाकार आलोचना को एक बाधा के रूप में देखते हैं। अपने मित्र सुशील सुमन की फेसबुक वॉल पे अभी हाल में ही मुझे गद्य का एक खूबसूरत अंश पढ़ने को मिला, जिसमें चेखव पर लिखे संस्मरण में उन्हें उद्धृत करते हुए गोर्की आलोचना की तुलना या आलोचक की तुलना कुकुर माछी से करते हैं। वह लिखते हैं कि आलोचक कुकुर माछियों जैसे होते हैं जो घोड़े को हल नहीं चलाने देती। घोड़ा काम करता है, उसकी एक एक रग तनी होती है, पर तभी उसके पुट्ठे पर कुकुर माछी आ बैठती है और उसे गुदगुदाने लगती है, भिन भिनाती है। घोड़ा खाल से उसे झटकता है, उसे पूंछ हिलानी पड़ती है, पर कुकुर माछी भिन भिनाती है। आप समझ रहे होंगे कि इसमें काम करने वाला घोड़ा रचनाकार है और उसे परेशान करने वाली कुकुरमाछी आलोचक है। और गोर्की लिखते हैं कि वह कुकुरमाछी भिन भिनाती क्या है, उसे भी शायद ही पता हो, बस स्वभाव ही ऐसा है। और फिर यह दिखाना चाहती है कि देखो, दुनिया में मैं भी हूं, भिन भिना भी सकती हूं। और वह आगे कहते हैं कि 25 बरस से मैं अपनी कहानियों की आलोचनाएं पढ़ रहा हूं, पर आज तक एक भी काम की बात, एक भी नेक परामर्श नहीं सुना। आलोचना को लेकर एक जो आत्यांतिक छोर पर विराजमान धारणा है, यह उसका संकेत करती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आलोचना को बहुत महत्वपूर्ण विधा मानते हैं। कहा भी गया है, कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता। अर्थात कवि तो कविता लिखते हैं, रचनाकार अपनी रचना कर देते हैं, पर उसका रस जानने की क्षमता पंडितों में अर्थात विद्वान में ही होती है। और आलोचक अपनी विद्वता से, अपने परंपरा ज्ञान से, अपनी विशेष प्रतिभा से खुद भी इस रस को पहचानते हैं और अपने पाठकों को उस रचना के विशेष अर्थ तक ले जाते हैं।
तो रचना और आलोचना दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर आज हम लोग आलोचना पर विचार करने जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम आलोचना शब्द के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। जिसे हम आलोचना कहते हैं, उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हिंदी में कई शब्द प्रचलित हैं, पर विशेष तौर पर 3 शब्द आलोचना, समालोचना और समीक्षा इस अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। कभी इनमें से एक शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होता है तो कभी कोई दूसरा शब्द ज़्यादा चलने लगता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर तीनों शब्द समानार्थक हैं, यद्यपि तीनों में सूक्ष्म अंतर है और वे विभिन्न अर्थों के सूचक हैं। परंतु एक विस्तृत दृष्टिकोण से आज इन तीनों का लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग बहुधा होता है। जहां तक आलोचना शब्द का प्रश्न है, विद्वान कहते हैं कि यह लोच धातु से बना है, या फिर इसे लुच धातु से भी इसका उद्गम बताया जाता है। लोच या लोच्र का अर्थ है देखना। इसलिए किसी वस्तु की या किसी कृति की सम्यक व्याख्या करना, उसे भली भांति देखना और देखकर उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। इसकी एक व्युत्पत्ति की जाती है, लुच्यते अनेन इति लोचनम, या फिर कुछ विद्वान इसे आ धन लोच धन अन धन अ इससे आलोचना मानते हैं, या आ धन लोच धन ल्युट इससे आलोचना मानते हैं। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु को या किसी रचना को मर्यादित दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से देखना। पर इस देखने में बहुधा दोष शुरू में ज्यादा दिखते हैं। किसी को यदि कहा जाए कि इसे देखो, तो इस देखने में हम जो प्रारंभिक अर्थ ग्रहण करते हैं कि अब इसकी कमियां दिखानी हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है। तो इसलिए शुरू में आलोचना में केवल गुण दोष कथन ज्यादा होने लगा, और उसमें भी गुण कम दोषों का अनुसंधान ज्यादा किया जाने लगा। संभवतः इसी प्रवृत्ति के निराकरण के लिए आलोचना शब्द में सम उपसर्ग लगाकर समालोचना शब्द का प्रयोग होने लगा। अर्थात जो देखना था, जो सम्यक दृष्टि थी, उसमें संतुलन पर बल दिया गया। तो आलोचना में संतुलन पर बल देने के लिए समालोचना शब्द का प्रयोग होने लगा। संतुलित दृष्टि से किसी रचना का विवेचन। और एक उदाहरण दूं कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आलोचना की जब चर्चा की है, तो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक कथन को उद्धृत किया है।
आलोचना की चर्चा करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि संस्कृत नाटक की भांति संस्कृत काव्यशास्त्र का हिंदी नाटक में अनुसंधान करना या किसी नाटकांग में इनको यत्न पूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है। हम जानते हैं कि शास्त्र के रूप में काव्य शास्त्र की एक बड़ी समृद्ध परंपरा हिंदी को मिली, परंतु भारतेंदु की सचेत दृष्टि यह पहचान लेती है कि संस्कृत काव्यशास्त्र संस्कृत नाटकों के अनुकूल था। जब हिंदी रचना धर्मिता आगे बढ़ेगी तो यह केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकूल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि संस्कृत काव्यशास्त्र का हिंदी नाटकों में अनुसंधान करना व्यर्थ है, या संस्कृत काव्यशास्त्र को ध्यान में रखकर ठीक उसी प्रकार हिंदी नाटकों की रचना अनुपयोगी होगी। अर्थात प्रारंभ में ही उन्होंने आलोचना में दो चीज़ों पर बल दिया और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे पहचाना है कि भारतेंदु के इस कथन में संतुलन और नवोन्मेष पर बल है। अर्थात आलोचना को संतुलित होनी चाहिए। दूसरे, आलोचना को नवीन युग की रचना धर्मिता के अनुकूल परिवर्धित भी होना होगा। उसे नए रास्तों पर चलना भी सीखना होगा। आलोचना कोई रेडीमेड औजार नहीं है। जैसा नामवर सिंह कहा करते थे कि आलोचना कोई औजारों का बक्सा नहीं है कि जिसे वह बक्सा मिल जाए और एक पेंच लेकर वह सभी रचना को खोल दे। इसमें नवोन्मेष आवश्यक है और एक खास किस्म की प्रतिभा भी आवश्यक है आलोचक के लिए। तो इन दृष्टियों पर बल देने के लिए ही आरंभिक युग में समालोचना नाम दिया गया था। आरंभ में जिसे हम आज आलोचना कहते हैं, उसके लिए समालोचना शब्द ही प्रयुक्त होता था, पर बाद में आगे चलकर आलोचना शब्द अधिक प्रचलित हो गया और आज जब हम आलोचना का प्रयोग करते हैं, आलोचना शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सम्यक दृष्टि स्वाभाविक रूप से मान ली जाती है। एक तीसरा शब्द जो इसी अर्थ के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होता है वह है समीक्षा। समीक्षा शब्द का भी प्रयोग गुण दोष विवेचन के ही अर्थ में किया जाता है। संस्कृत की व्युत्पत्ति के अनुसार अंतर्भाष्य अवांतरार्थ विवच्छेदस्य समीक्षा, अर्थात जिसमें रचना की अंतर व्याख्या हो और अवांतर अर्थों पर बल दिया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीक्षा में रचना की अंतर व्याख्या भी की जाती है। कुल मिलाकर ये तीनों शब्द आलोचना, समालोचना और समीक्षा का इनका प्रयोग तब होता है जब विद्वान बाह्य गुण दोष कथन की अपेक्षा रचना की अंतः प्रकृति की खोजबीन के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यानी गुण दोष कथन केवल बाह्य प्रवृत्ति रह गई। अब हम जब आलोचना, समालोचना या समीक्षा का प्रयोग करते हैं तो उसमें रचना की अंतः प्रकृति की खोज करना चाहते हैं। यही आलोचक का प्राथमिक
दायित्व है। एक शब्द है परीक्षा, परितः ईसा परीक्षा। तो हम लोग चर्चा कर चुके कि आलोचना शब्द का अभिप्राय देखना या परखना है। आलोचक कृतियों का सम्यक परीक्षण कर उनकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। वह किसी रचना का विश्लेषण करता है, उसकी विवेचना करता है और फिर उस रचना की अच्छाई या बुराई पर प्रकाश डालता है। और उसका मूल कार्य कृतियों में जो विशिष्टता निहित होती है उस विशिष्टता को उजागर करना है। तो परीक्षा का अर्थ भी चारों ओर से देखना, परितः ईसा परीक्षा, यानी आलोचना रचना को चारों ओर से देखती है, उसकी विशेषताओं को उजागर करती है। राजशेखर ने भी कवि कर्म को प्रकाश में लाने वाली प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा अथवा आलोचक की प्रतिभा कहा। उनके अनुसार भी आलोचक का दायित्व है कि वह कवि कर्म को प्रकाश में लाए। अंग्रेजी का जो शब्द है क्रिटिक, उसका भी अर्थ है अलग करना। जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग करते हैं तो उसमें भी निर्णय करने की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार आलोचना शब्द रचना की व्याख्या और निर्णय इन दोनों प्रवृत्तियों के लिए चल पड़ा और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से आलोचना की परिभाषा दी है। उदाहरण के लिए हम यहां कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बताया गया है कि आलोचना का अर्थ वस्तुओं के गुण दोषों की परख करना है, चाहे वह परख साहित्य क्षेत्र में की गई हो या ललित कला के क्षेत्र में। इसका स्वरूप निर्णय में समाविष्ट है, अर्थात यह परिभाषा साहित्य और ललित कला दोनों के लिए आलोचना को आवश्यक बताती है और इसमें गुण दोषों की परख पर बल दिया गया और निर्णय की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। इससे मिलती जुलती परिभाषा वर्सफील्ड की है, जिनके अनुसार आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है। यानी आलोचना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वर्सफील्ड भी निर्णय प्रक्रिया पर बल देते हैं। मैथ्यू आर्नाल्ड की परिभाषा देखें तो उनके अनुसार आलोचक को तटस्थ भाव से, यानी प्रारंभ में ही उन्होंने तटस्थता पर बल दिया। हम किसी का पक्ष लेकर रचना के पास नहीं जा सकते। एक खास किस्म की तटस्थता आलोचक के लिए आवश्यक है। तो आलोचक को तटस्थ भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है तटस्थता। वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा ही उसे आलोचना मार्ग में प्रवृत्त करती है। एक प्रभाववादी समीक्षक हैं कार्लाइल। उनकी परिभाषा इन परिभाषाओं से सर्वथा अलग है। उनका कहना है कि आलोचना पुस्तक के प्रति उद्भूत आलोचक की मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। यानी रचना पढ़ने के बाद
आलोचक के हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उन प्रतिक्रियाओं को रख देना ही आलोचना है। हम आगे देखेंगे कि इस परिभाषा की सीमाएं अपने आप में स्पष्ट हैं, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठता की जगह आत्मनिष्ठता पर बल देती है। यह केवल उन मानसिक प्रतिक्रियाओं की बात करती है जो रचना को देखने से एक पाठक के रूप में उनके हृदय में, उनके मन में जगी। इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है, इसीलिए बाद में चलकर प्रभाववादी समीक्षा पर बहुत बल नहीं दिया गया। तो इन सब की विशेष चर्चा से पूर्व हम दो परिभाषाओं को और देखेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा कि साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। स्पष्ट है कि श्याम सुंदर दास गुण दोष विवेचन तक ही सीमित नहीं रह रहे हैं, यह उस रचना के संबंध में मत प्रकट करने पर भी बल दे रहे हैं। और इस परिभाषा की एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यानी आलोचना उस जीवन को समझने का महत्वपूर्ण प्रयास है जो प्रयास रचना अपने तरीके से करती है। डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा कि आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। यानी गुलाब राय ने आलोचना के लिए आलोचना का एक दायित्व पाठक से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि आलोचना पाठकों को आस्वाद में सहायता देती है और उनकी रुचि को परिमार्जित करती है, और साथ ही वह एक स्वीकृतिदाता या निर्णायक के रूप में साहित्यकारों की गतिविधि को भी निर्धारित करती है। अर्थात यदि आलोचना अपना कार्य ठीक से न करे तो संभवतः ऐसी रचनाओं की प्रमुखता हो जाए जो लोकप्रियता के कारण समाज में हीन रुचि को बढ़ावा दें। पाठक भी संभवतः ऐसी रचना पसंद करने लगे और उस पसंदगी के कारण रचनाकार भी कहीं उस दिशा में प्रवृत्त न हो जाएं। तो इसीलिए आलोचक पाठकों की भी सहायता करता है, उसकी रुचि को परिमार्जित करता है एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में भी योग देता है। तो अब तक जिन परिभाषाओं की चर्चा हुई उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि आलोचना के दो प्रमुख पहलू उभर कर आए हैं। पहले पहलू के अंतर्गत आलोचना में तुलना और निर्णय पर बल दिया जाता है। इस तुलना और निर्णय के क्रम में आलोचना साहित्य के मूल्यों को अलगा कर दिखाती है और उन उदाहरणों को स्पष्ट करती है जिसके आधार पर अच्छे या बुरे साहित्य की पहचान की जा सकती है। और आलोचना का यह कार्य लगभग 2500 साल पहले से यह होता आ रहा है। प्रारंभ में ही यह खोज निकाला गया था कि होमर अनैतिक हैं। आज की आलोचना नैतिक अनैतिक पर उतना बल नहीं देती, पर आलोचना की जब शुरुआत हुई तो कहा गया कि होमर को इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए
क्योंकि वह अनैतिक है। और इलियट ने भी कहा था कि पैराडाइज का अंतिम सर्ग कविता के पूर्ण विकास बिंदु का द्योतक है। यानी एक तरफ आलोचना ने कहा कि होमर को ना पढ़ें, यानी एक बुरे साहित्य के रूप में पहचान की गई, तो दूसरी तरफ आलोचना ने कहा कि पैराडाइज का अंतिम सर्ग कविता के पूर्ण विकास बिंदु का द्योतक है, यानी अच्छे की पहचान की गई। तो इस प्रकार आलोचना तो अपने तुलनात्मक और निर्णयात्मक क्रम में अच्छे या बुरे साहित्य की पहचान करती है। पर ये जो दूसरा पहलू है, रचना की व्याख्या, इस पहलू में आलोचना निर्णय नहीं करती बल्कि व्याख्या करती है। यह साहित्य को उसकी संपूर्णता में अथवा एक समीचीन खंड के रूप में देखती है। और जब आलोचना रचना की व्याख्या करती है तो वह रचना में निहित सार्थक समस्याओं के अन्वेषण का प्रयत्न करती है। और प्रारंभिक काल से ही आलोचना का यह भी एक दृष्टिकोण रहा है। होमर का उदाहरण दिया गया था। होमर ने कहा था कि कविता आनंद है, और इसके साथ ही साथ इस बात में भी उसने बल दिया था कि जब हम बहुत नज़दीक से उसका पाठ करते हैं तब हमें अर्थ के अन्वेषण की कुंजी प्राप्त होती है। यानी रचना को समझने के लिए उसका एक समीपी पाठ, एक ध्यानपूर्वक पाठ अपेक्षित है, ताकि रचना की व्याख्या, सम्यक व्याख्या मुमकिन हो सके। इस प्रकार ये रचना के दो पहलू हैं, परंतु ये दोनों पहलू एक कठिनाई उत्पन्न करते रहे कि इसमें एक आत्मगत तत्व हमेशा विद्यमान रहा। जब हम निर्णय करते हैं या व्याख्या करते हैं तो, और यदि वह निर्णय या व्याख्या आत्मगत तत्व पर आधारित हो, तो इससे साहित्य के मूल्य पर कोई बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ता। उससे आलोचक की भावनाएं प्रकट हो सकती हैं। हम कह दें कि कोई एक खास रचना बहुत महान रचना है, तो इससे केवल यह तात्पर्य होगा कि उस आलोचक को वह रचना अच्छी लगी, उसकी भावनाएं उस रचना के प्रति स्वीकृति देती हैं। परंतु केवल इतना कहने से यह नहीं पता चलता कि उस रचना के साहित्यिक गुण क्या हैं। किसी नाटक को देखकर अपनी प्रतिक्रिया लिख देना, किसी कविता को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया कह देना, यह सब व्यक्तिगत सामग्री हो सकती है और कई बार महत्वपूर्ण सामग्री हो सकती है। केवल व्यक्तिगत हो जाने से ही वह गैर महत्वपूर्ण हो जाए यह बात नहीं है। वह महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु जब हम निर्णय देंगे रचना पर, तो उस निर्णय देने के लिए उन व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं की एक सीमा है। वह आलोचना का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु यदि हमें निर्णय देना है, यदि आलोचना को रचना पर निर्णय देना है, तो उसे कुछ वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों पर चलना होगा, कुछ कसौटियां निर्धारित करनी होंगी। अन्यथा किसी एक आलोचक की तुलना में एक रचना अच्छी हो जाएगी और दूसरे आलोचक की तुलना में वही रचना खराब मान ली जाएगी। हम केवल यह कहकर आगे नहीं बढ़ सकते कि आलोचना की यह शक्ति आलोचक में निहित बोध शक्ति से उत्पन्न होती है। केवल अंतर्निहित बोध शक्ति पर यदि निर्भर होंगे
तो न व्याख्या का कार्य भली भांति हो पाएगा, न निर्णय का कार्य। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कसौटियां कुछ ऐसी कसौटियां होंगी जो सार्वभौमिक हो जाएंगी, नहीं, इन कसौटियों में भी बदलाव होता रहेगा, पर आलोचना में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और जैसा कहा कि ये कसौटियां हर युग में बदल सकती हैं। हर युग अपनी मान्यता रखता है जिससे वह ठोस साहित्यिक निर्णय कर सके। प्रारंभ से ही देखें, प्लेटो का सिद्धांत था कि एक कलाकृति में आंगिक एकता होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा कि कविता सार्वभौमिक की ठोस अभिव्यक्ति है और कविता का प्राथमिक लक्ष्य है आनंद देना। प्लेटो ने अपनी कसौटी से रचना की आलोचना की, तो अरस्तु के अपने सिद्धांत थे। होरेस ने परंपरा पर बल दिया, तो लॉन्गिनस ने कहा कि साहित्य के कुछ अपने महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाओं से बिल्कुल अलग होते हैं और वे गुण शिल्प का अतिक्रमण करते हैं। इन्हें लेखक की कल्पना, भाव सामर्थ्य और साधारणीकरण की क्षमता और संप्रेषण में ढूंढा जाना चाहिए। दांते ने कविता के प्रतीकात्मक अर्थ पर बल दिया। पोप ने साहित्य में प्रकृति, परंपरा और बुद्धि के एकत्र संतुलन की बात की। जब रोमांटिक कृतिकार आए तो उन्होंने शैली की स्वच्छंदता पर बल दिया। बर्क ने उदात्त का सिद्धांत दिया। मैजोनी ने कहा कि आलोचना का काम है लेखक के आशय, तर्क संगति और परिष्कार की सीमा का पता लगाना। कॉलरिज और क्रोचे ने कल्पना का सिद्धांत दिया। बाद में समाजशास्त्रीय आलोचना के सिद्धांत प्रकाश में आए। अर्थात ये कसौटियां निरंतर बदलती गई हैं। एक आलोचक को अपने पूर्व की इन सभी कसौटियों का भी अध्ययन करना होगा। हर युग को अपना सिद्धांत उचित लगता है, पर आने वाली पीढ़ी परवर्ती सिद्धांतों का भी आकलन करती है और अपने सिद्धांत गढ़ती है। तो इन सिद्धांतों में परिवर्तन आ सकता है, परंतु इन सिद्धांतों के अभाव में कभी भी सुव्यवस्थित और निरपेक्ष ढंग की आलोचना नहीं हो सकती। निर्णयात्मक आलोचना हो या व्याख्यात्मक आलोचना, इन दोनों के बीच कोई बहुत स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। दोनों अलग अलग पहलू हैं, पर स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण भी करते हैं। हम व्याख्यात्मक आलोचना करेंगे तो उसमें भी कई बार निर्णय अंतर्निहित होता है। निर्णय करने जाएंगे, उस क्रम में व्याख्या भी आती है। तो कुल मिलाकर आलोचना रचना का विवेचन करती है। इस क्रम में वह निर्णय भी देती है, व्याख्या भी देती है और कई बार आत्मगत पहलुओं को भी रखती है। तो इस विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि आलोचक के दृष्टिपथ में मुख्यतः 3 घटक रहते हैं: कृतिकार, कृतियां और समाज। इन घटकों की व्याख्या करते हुए भगीरथ मिश्र ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि भावक या आलोचक का उत्तरदायित्व तिहरा है, यानी 3 उत्तरदायित्व उसके होते हैं। एक उत्तरदायित्व है रचनाकार के प्रति, कृतिकार जिसे कह रहे हैं। एक दायित्व है खुद रचना के प्रति, कृति के प्रति, और तीसरा दायित्व है समाज के प्रति।
और इन दायित्वों के निर्वहन के लिए आलोचक में सहृदयता, विस्तृत ज्ञान और निष्पक्षता, ये 3 गुण अत्यावश्यक हैं। वह सहृदय हो, उसे रचना की पहचान हो, एक विस्तृत ज्ञान परंपरा का अवगाहन उसने किया हुआ हो, और निष्पक्ष हो। पूर्ववर्ती तमाम परंपराओं, विचार सरणियों और देश काल की अभिज्ञता उसका मार्गदर्शन करती है। वह तटस्थ और पूर्वग्रह मुक्त होकर ही सही निष्कर्षों का प्रतिपादन कर पाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद लेना, पाठकों को उसके आस्वाद में सहायता देना, उनकी रुचि को परमार्जित करना और साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है, जैसा गुलाब राय ने कहा था। यानी आलोचना में अर्थ का स्पष्टीकरण होता है, विषय का वर्गीकरण होता है, निर्णय आदि तत्वों का समावेश होता है। आलोचना का उद्देश्य लेखक और पाठक की रुचि का परिष्कार करना है। इस कार्य के लिए वह कभी इतिहास का सहारा लेता है, तो कभी तुलना का आश्रय लेता है, और उसकी आलोचना में एक प्रामाणिकता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो आलोचना साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देती है, असत साहित्य के निर्माण पर अंकुश लगाती है, साहित्यकारों की निरंकुशता को प्रतिबंधित करती है, तो साहित्य और पाठकों के संबंध को एक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। आलोचक अलग अलग होते हैं, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी मति के अनुसार ये आलोचनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार आलोचनाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, किंतु मूलतः उसका उद्देश्य एक ही रहता है, अर्थात कवि कर्म का प्रत्येक दृष्टिकोण से मूल्यांकन कर उसे पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना और उनकी रुचि परिष्कृत कर साहित्य की गतिविधि निर्धारित करना। अर्थात जिस परीक्षा शब्द की बात हुई थी, चारों ओर से देखना, उसी प्रकार आलोचना रचना का मूल्यांकन प्रत्येक दृष्टिकोण से करती है और उसे पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है, जिससे समाज की रुचि का परिष्कार होता है और साहित्य की गतिविधियां निर्धारित होती हैं। मित्रों, आलोचना का जो सामान्य अर्थ जीवन में निंदा से ले लिया जाता है, उस अर्थ से बिल्कुल दूर रहना है। अभी हम सब कोरोना के विकट काल से गुजर रहे हैं और कोरोना के क्रम में चमगादुर की चर्चा की जाती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, सबके निंदा जे जर करही ते चमगादुर होई अवतरही। एक आलोचक को हमेशा ध्यान रखना है कि उसे केवल सबकी निंदा नहीं करनी है। आलोचना रचना के उखाड़ पछाड़ का माध्यम नहीं है। रचना यदि केवल निंदा का कार्य करेगी तो फिर कोई गोरकी आएंगे, फिर कोई चेखव आएंगे जो कहेंगे कि आलोचना केवल कुकुरमाछी का कार्य करती है, जो घोड़े को अपना काम नहीं करने देती। और यदि केवल निंदात्मक आलोचना के सहारे चलेंगे तो तुलसीदास जी की एक और पंक्ति है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। आलोचना का काम रचना, पाठक सबको
एक नई दिशा देना है, खुद ही आलोचना यदि केवल निंदा वाली अंधदृष्टि अपना लेगी तो न वह कुछ सुन पाएगी न कुछ देख पाएगी। इसलिए आलोचना का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए इस आलोचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगले संवाद में हम आलोचना की उपयोगिता पर और चर्चा करेंगे। आशा है आपने इस चर्चा का आनंद लिया होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।